अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनानी मेडिकोस। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शरीरियात व उसूल इलाज का मॉडर्न पोर्शन टर्म 1 का पूरा कंप्लीट कर दिया है और अब इस वीडियो लेक्चर में हम यूनानी पोर्शन की बात करेंगे। ये पोर्शन मैं बाद में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं और वाइवा में भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टिल आई एम कवरिंग द यूनानी पोर्शन ऑल्सो। तो अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है एनसीआईएसएम के सिलेबस में। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है कि शरीरियात क्या है। तो शरीरियात सबसे पहले आप वर्ड को देखते हैं यूनानी पोर्शन में कि ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि शरीर से बना हुआ है और जिसके जो डिक्शनरी जो लुग़वी मायने होते हैं वो होते 4 पाए के। लेकिन जो इसके इस्तिलाही मायने होते हैं, मतलब जो यूनानी तिब में शरीरियात का मतलब है वो ये होता है कि ये एक ऐसा शोबा यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और अपना प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं। तो अब यूनानी तिब में हमारे डायग्नोसिस बनाने के कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जिसको हम यूनानी डायग्नोस्टिक टूल्स कहते हैं। वो क्या होते हैं? मेनली सबसे पहले इसमें आता है नब्स, बोल और बराज आता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं। इसके अलावा किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सूए मिज़ाज का कॉन्सेप्ट। सूए मिज़ाज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी मिज़ाज में इंसान का जो एक मिज़ाज होता है बदन का, उसमें किसी तरीके का कोई खलल पैदा होता है तो उस सिचुएशन को हम सूए मिज़ाज कहते हैं। तो अब यूनानी तिब में किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए इसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है कि कभी भी किसी मरीज़ का जब मर्ज़ लाहक होता है वो इस वजह से होता है कि उसके मिज़ाज में कोई ख़राबी पैदा होती है। तो अगर हम उसके मिज़ाज में सुधार कर दें यानी उसके मिज़ाज को ठीक कर दें तो उसका मर्ज़ भी ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो बुनियाद पड़ी है शरीरियात की, वो तादील मिज़ाज पर पड़ी, यानी मर्ज़ का हम इलाज किससे कर सकते हैं? मिज़ाज को ठीक कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर मिज़ाज में ख़राबी हरारत की ज़्यादती की वजह से आई है तो हम उसको बरूदत देते हैं, अगर रतूबत की ज़्यादती की वजह से आई तो यबूसत देते हैं, यानी हम उसका ऑपोजिट हेट्रोजेनस ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारे यूनानी डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं, तो अब हमने आपको डायग्नोस्टिक टूल्स तो बता दिए कि नब्ज़, बोल व बरास के थ्रू होता है, लेकिन अब जो एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं वो भी हमारे 4 तरीके के होते हैं, जो हमने मॉडर्न में भी पढ़े हैं। कि सबसे पहला होता है इंस्पेक्शन यानी इम्तिहान बिल नज़र, फिर होता है पैल्पेशन जिसको हम क्या कहते हैं, इम्तिहान बिल लम्स, उसके बाद क्या होता है, इम्तिहान बिल नब्ज़ होता है, और इम्तिहान बिल यानी जो ऑस्कल्टेशन करते हैं, जो आवाज़ों से करते हैं उसको कहते हैं ऑस्कल्टेशन। फिर आता है हमारा बोल व बराज से मुआयना, तो ये पूरी एक सेपरेट यूनिट है जो आप अपने टर्म 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है अलामत सेहत व मर्ज़। तो अलामत सेहत क्या होती है कि जब भी किसी भी बदन में किसी भी इंसान को सेहत हासिल होती तो उनकी क्या अलामात यानी उनकी क्या इंडिकेशंस होती हैं, उनको हम कहेंगे अलामत सेहत। और जब किसी बदन में मर्ज़ लाहक हो जाता है तो उनकी जो इंडिकेशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं अलामत मर्ज़। तो अलामत सेहत क्या होती हैं? 3 तरीके की होती हैं, अलामत जौहरिया, अलामत इम्ज़िजा और अलामत तमामिया। अलामत जौहरिया कौन सी अलामत होती है? जो बदन के तरकीब व साख्त की दुरुस्तगी से मतलब वाबस्ता होती है, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है जब वो सही दिख रहा है, जब उस अलामत के ज़रिए ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सटर्नल कोई चोट नहीं लगी हुई, कोई ख़राबी नहीं लाहक है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो ये आ जाएगी हमारी अलामत जौहरिया। फिर अलामत इम्ज़िजा, जब वो अलामतें जिनसे ज़ाहिर होता है कि जो मिज़ाज है इंसान का वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अलामत इम्ज़िजा, यानी मिज़ाज की दुरुस्तगी का जिस चीज़ से पता चलता है उसे कहते हैं अलामत इम्ज़िजा। फिर आता है अलामत तमामिया, जब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, जो आँखों का फंक्शन है वो प्रॉपर है, जो मतलब बेसिकली जितने भी फंक्शंस अगर वो ठीक हैं तो ये चीज़ की हमें इंडिकेशन जिससे मिलती है उन अलामतों को क्या कहते हैं, अलामत तमामिया। तो अलामत सेहत की बात में 3 अलामतें हो गई। इसके बाद आती हैं हमारी अलामत मर्ज़। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितने भी टॉपिक्स अलामत से रिलेटेड हैं ये आपके सेकेंड टर्म में पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको टर्म 2 में पैथो में यानी माहियतुल अमराज में सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
अगर अब हम बात करें अलामतें मर्ज़ की, तो बाज़ अलामतें ऐसी होती हैं जो नफ्स पर मर्ज़ को ज़ाहिर करती हैं। जैसे कि अगर आपको बुखार आ जाती है, तो उसमें बुखार की कंडीशन में होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होती है, हमारी नब्ज़ बहुत तेज़ चलने लगती है। तो नब्ज़ की तेज़ी से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुखार लाहक हो गई है। फिर कभी-कभी ये मकाम मर्ज़ को भी ज़ाहिर करती हैं कि जैसे किसी जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, तो उससे भी पता चलता है कि इस डिज़ीज़ पर ज़रूर कोई एब्नॉर्मलिटी हुई है, जिसकी वजह से कोई मर्ज़ ज़ाहिर हुआ है और यहाँ पर जो मर्ज़ है उसकी वजह से ही ये दिक्कत हो रही है। तो इसके थ्रू हम एक ना एक मकाम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो आपको कहता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा ना कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी न किसी चेस्ट एब्नॉर्मलिटी की वजह से हो रही है। फिर बाज़ अलामतें कैसी होती हैं, बुहरानी होती हैं। यानी बिल्कुल जब आपका डिज़ीज़ जो होता है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच जाता है कि मतलब वो एक डिफ़रेंट सिचुएशन में आ जाएगा। यानी या तो वो चीज़ ख़त्म, या तो वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी, या वो इंसान को हलाक कर देता है, या वो किसी ऑर्गन को डैमेज कर देता है। तो बुहरान का मतलब होता है बिल्कुल टर्मिनेटिंग स्टेज पर जब कोई डिज़ीज़ पहुँच जाता है, तो जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं उनको हम भी अलामतें मर्ज़ कहते हैं। उसके बाद होती है कुछ चीज़ों का कुछ अलामतें होती हैं जो बैरूनी आज़ा से ज़ाहिर होती है। जैसे बुखार की कंडीशन में हम ले लें, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल स्किन कंडीशन है, वो हम देखेंगे तो बिल्कुल गर्म हो जाती है। फिर बाज़ अलामतें क्या होती हैं जो हरकत से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे कि आपके हाथ में दर्द होगा, तो आपको उसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, तो उस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये दर्द है, तो हाथ में कोई एब्नॉर्मलिटी हुई जिसकी वजह से वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। तो कुछ इंडिकेशंस ऐसी होंगी, जो कुछ साइंस ऐसे होंगे जो आप हरकत से पता लगा सकते हैं, कुछ सुकून से पता लगा सकते हैं कि जैसे पैर में दर्द होगा तो इंसान को चलने में तकलीफ़ होगी, तो वो बैठा होगा, सुकून के स्टेट पर होगा। तो कुछ अलामतें ऐसी होती हैं जो सुकून से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये हो गई हमारी अलामतें मर्ज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलामतें असलिया व शिरकिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि अलामतें असलिया क्या होती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई ओरिजिनल डिज़ीज़ होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मर्ज़ असलिया, ठीक है। लेकिन उसके नतीजे में अगर कोई और कॉन्ट्रीब्यूटरी डिज़ीज़ उसके साथ ऐड हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं मर्ज़ शिरकिया। तो अब जो साइंस एंड सिम्टम्स हमारे मर्ज़ असलिया के साथ आते हैं, उन्हें हम अलामतें असलिया कहते हैं, और जो मर्ज़ शिरकिया के साथ आते हैं उन्हें हम अलामतें शिरकिया कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी डिज़ीज़ पहले पैदा हुई है वो असलिया है, और जो बाद में पैदा होती है वो शिरकिया है। तो उनसे रिलेटेड जो साइंस एंड सिम्टम्स पहले आते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी अलामतें असलिया, और जो बाद में आते हैं वो जाएंगी शिरकिया। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया हमारा बुखार का। जैसे बुखार होती है तो बुखार से कमज़ोरी आती है बदन में, फिर कमज़ोरी से क्या होता है, सर दर्द होता है। तो अब जो सर दर्द हुआ वो हमारा क्या हो गया, मर्ज़ शिरकिया, या क्या हो गई हमारी अलामतें शिरकिया, जो कि क्या होती है, बाद में शुरू होती है। फिर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो अलामतें पहले महसूस होती हैं उनको अलामतें असलिया कहा जाता है, और जो बाद में महसूस होती हैं उनको शिरकिया कहा जाता है। और जब इसके बाद जब ये अलामतें ज़ाइल होती हैं, जैसे बुखार ख़त्म हो गया, ठीक है, तो बुखार ख़त्म हो गया लेकिन सर दर्द बाकी है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो शिरकिया मर्ज़ था वो असलिया की वजह से हुआ था। अब जब असलिया ज़ाइल हो गया है तो बाद में शिरकिया भी अपने आप ज़ाइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई मर्ज़ गैर महसूस होता है और उसके साथ ही कोई शिरकी मर्ज़ पैदा हो जाता है, तो कभी कभी ये शिरकी मर्ज़ क्या करता है, असली मर्ज़ को दबा देता है। तो ये सिर्फ आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है समझने में। उसके बाद हम बात करेंगे बातिनी अमराज की अलामात और उनका इस्तेदलाल। बातिनी अमराज के अलामात यानी अभी तक जो भी बात हम कर रहे थे वो एक्सटर्नल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई डिज़ीज़ आपको इंटरनली हुई है तो उसकी अलामत को आप किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे कि बातिनी अमराज की क्या अलामत होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगी कि वो सुजू की शक्ल, वो शबाहत बदल गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेपाटोमेगाली हुई होगी, तो अगर आप लिवर को देखेंगे तो लिवर में क्या हुआ होगा, आपके सेल्स का साइज़ बड़ा हुआ होगा, लिवर का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो उसकी शक्ल शबाहत में फ़र्क आ जाएगा। उसकी सही वजह और सही मकाम यानी उसकी पोजीशन, जब भी किसी ऑर्गन में इन्लार्जमेंट होती है तो उसकी पोजीशन बदल जाती है, यानी या फिर वो आसपास के जो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं, तो उनके सही मकाम में फ़र्क आ जाएगा।
फिर तीसरी कंडीशन की हमारी उज़्वे माऊफ़ की दूसरी अज़ा से मुशारकत और ताल्लुक़। उज़्वे माऊफ़ जिसमें आपकी कोई भी डिज़ीज़ लगी होती है उसको हम कहते हैं उज़्वे माऊफ़, और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होंगे उसमें कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो जाएगी, या फिर उज़ू का जौहर कैसा है, उसके असाब और मजारी वगैरह, यानी असाब उससे नर्व्स जो रिलेटेड हैं या उससे जो वेसल्स हैं उनमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ़र्क आ जाएगा, या उनमें किस तरीके की शय होती है। जैसे अब आपका यूरिनरी ब्लैडर है तो उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, तभी आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी हो रही है, आपको उसका एनाटॉमिकल नॉलेज है, उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें, ये साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट हैं और ये इस वजह से हो सकता है कि इसमें कोई ख़राबी आ गई है। फिर उसकी तशरीह को जानने के बाद उसके अफ़ाल का पता होना चाहिए, यानी उसके फंक्शंस का पता होना चाहिए। इस्तफ़राग या एतबार से इस्तदलाल बहुत बार हो सकता है कि इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग में मिक्सचुरेशन और डिफिकेशन की हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी होती है। या फिर उसकी पोजीशनिंग में कोई फ़र्क हो सकता है, वर्म से इस्तदलाल हो सकता है, किसी उज़ू का जो जौहर होता है वो बड़ा हुआ होता है तो इससे हम ये इन्फ्लेमेशन की तरफ साइन होती है, या उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क होता है, या ऐसी कोई डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ इंटरनली कोई डिज़ीज़ है। अब बात करें अलामत सूए मिजाज की, तो सबसे बेसिक यानी जो इसकी बुनियाद है वही सूए मिजाज है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी किसी तरीके का सूए मिजाज बदन के ऊपर लाहक होता है तो उस तरीके की अलामतें ज़ाहिर होती हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे किसी की बॉडी के अंदर खून की ज़्यादती हो जाती है, गलबा दम हो जाता है तो उसकी आँखें लाल सी हो जाती हैं, गुस्सा है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, खौफनाक ख्वाब आते हैं, तो ये सारी अलामतें जो हर मिजाज से रिलेटेड हैं वो सब ज़ाहिर होने लगती हैं। और अगर उसका हमको अजाला करना है तो हम उसके से उल्टे मिजाज से ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है अलामत इम्तला। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, ये पैथो में भी पूछा जाता है और इसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अलामत इम्तला दो तरीके की होती हैं, इम्तला बिहस्बिल ओया और इम्तला बिहस्बिल कुव्वा। तो ओया जो होती है, इम्तला का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि कंजेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब उसके में इसमें थकान या कसलमंदी पैदा हो जाती है, यानी बदन की किसी खिल्त में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अलामत बिहस्बिल ओया कहते हैं। ठीक है, इसमें बदन का रंग सुर्ख हो जाता है, रगें क्या हो जाती है, बहुत भरी सी, मुमतली का मतलब होता है बहुत भरी हुई महसूस होती हैं, और उनमें तनाव पैदा हो जाता है, यानी मिकदार में ख़राबी आ जाती है। दो चीज़ें होती है, एक होती है कैफियत और एक होती है मिकदार। जब मिकदार में ख़राबी पैदा होती है तो इम्तला बिहस्बिल ओया होता है, जब मिकदार के साथ साथ कैफियत भी ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, इम्तला बिहस्बिल कुव्वा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो अलामतें आती हैं इम्तला बिहस्बिल कुव्वा में, उससे कम अलामतें ज़ाहिर होती, यानी इसमें भी सुस्ती और कसलमंदी होगी लेकिन अलामतें बिहस्बिल ओया से कम होंगी। इसमें भी रगें मुमतली होंगी लेकिन उससे कम होंगी। और इम्तला बिहस्बिल ओया में क्या होता है कि मरीज़ को हरकत करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें मिकदार कैफियत बढ़ी हुई होती है अखलात की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रगों के फटने का डर होता है। इसलिए इम्तला बिहस्बिल ओया में मरीज़ को मना किया जाता है कि उसके लिए हरकत करना ख़तरनाक होता है। फिर कुव्वा में भी यही सारी अलामतें आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अखलात अरबा के एतबार से जब भी किसी खिल्त का गलबा होता है बदन में तो उसके अंदर क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो अगर हम गलबा दम की बात करें तो आँखों में लाल सी डोरी नज़र आती, हवास में तकद्दुर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, गफलत में होता है इंसान, ज़बान और आँखें सुर्ख हो जाती हैं, और फोड़े फुंसी पिंपल्स की ज़्यादती हो जाती है। तो जो गलबा अखलात वाली चीज़ें वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपको एग्ज़ाम टाइम में कि आपके लिए आंसर्स को लिखना आसान हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें गलबा बलगम की तो उसमें क्या होगा, बदन का रंग सफ़ेदी माइल हो जाएगा, ठीक है, लम्स नर्म हो जाएगा, कसरत बराज और प्यास कम हो जाएगी, हज़्म ज़ईफ़ हो जाएगा, ठीक है, नींद की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें गलबा सफ़रा की तो ये बलगम से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी आँखें और बदन का रंग जर्द हो जाता है, येलोइश कलरेशन हो जाती है, मुँह का मज़ा बिल्कुल कड़वा हो जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, ज़बान और जिल्द बहुत खुश्क
सी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेटेड अपीयरेंस आएगी। फिर नब्ज़ बहुत तेज़ होती है। लेकिन अगर बलगम की बात करें, यानी अगर बलगम का कलबा होगा तो नब्ज़ बहुत धीमी होगी, लेकिन सफ़रा में बहुत तेज़ होगी। हलक व मैदा में सोजिश होगी, बदन में सुई के चुभने की एहसास होगा। और सौदा में क्या होगा, बहुत डरा हुआ इंसान होगा। ठीक है, पेशाब गलीज़ और स्याही माइल होता है। सोजिश और जलन का एहसास होगा पूरे बदन पर, जिसमें बालों की कसरत होगी। अमराज़ तिहाल जैसे कि मेलानकोलिया वगैरह जैसे अमराज ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सारे जितने टॉपिक थे वो कवर कर दिए। अब इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगी जिसमें ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप अगर एग्ज़ाम में बाई चांस इस टॉपिक आ जाएँ तो आप लिख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द